Hey everyone, good morning. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. चलो फिर से आज हम गिटहब और अगर टाइम मिला तो हम फिर से ये देखेंगे डॉकर, नया टॉपिक। कंटेनर कैसे बनाते हैं डॉकर यूज करके, डॉकर फाइल क्या होती है, डॉकर इमेज क्या होती है, वो सब कुछ हम देखेंगे। बट उससे पहले हम गिटहब देख रहे थे, राइट? पिछले सेशन में हमने गिट और गिटहब का फर्स्ट पार्ट देखा था। तो कैसे गिटहब कॉन्फ़िगर करते हैं लोकली, राइट? अब लोकली कॉन्फ़िगर करना है तो आप गिट बैश यूज कर सकते हो, गिट GIT BASH। अब गिट बैश यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो सकता क्योंकि ये मैक सिस्टम है। गिट गिट बैश फॉर विंडोज, तो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा जो भी एब्सेंट थे पिछले आपकी लेक्चर। स्क्रीन से शेयर नहीं है। ओह सॉरी। राइट, अभी यहाँ पे देखो, gitscm.com/downloads में आपको एक गिट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। आपका अगर मैक ओएस है, विंडोज है या लिनक्स है, जो भी सिस्टम है सेलेक्ट करो। ऑटोमेटिकली वैसे भी रिकॉग्नाइज करता है, तो डाउनलोड फॉर मैक आ गया है यहाँ पे देखो। तो सिर्फ यहाँ पे वो क्लिक करना है हमें, और सिंपल सेटअप है। 8-10 MB की फाइल होगी मैक्सिमम, तो आपको इंस्टॉल करनी है। अब यहाँ पे अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो एक टर्मिनल में ही ये इंस्टॉल होता है, उसका अलग सा टर्मिनल नहीं हमें दिखता। तो ये वाला जो टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल फॉर ऑल द एप्लीकेशंस, राइट, ये ऑलरेडी आता है इसके साथ। तो इसी में सिर्फ हमें ब्रीव इंस्टॉल गिट करके वो इंस्टॉल करना पड़ता है, या फिर यहाँ से वो फाइल इंस्टॉल करके। एक 2-3 ऑप्शन है मैक ओएस के लिए। विंडोज के लिए सिंपल ऑप्शन है, जैसे भी आप कोई भी एक टूल इंस्टॉल करते हो, जैसे नोटबुक इंस्टॉल किया आपने, राइट, नोटबुक प्लस प्लस, तो वैसा ही ये आपको मैंने सिखाया है ना, नोटबुक प्लस प्लस, या फिर हाँ राइट, ये लेक्चर को है, यस राइट? सर, यस सर। राइट राइट राइट। तो वहां पे जैसे इंस्टॉल किया है वो 10-15 MB का था, वैसे ही 8-10 MB का है सॉफ्टवेयर, गीट बोल के। अब ये गीट क्या करता है, आपको एक काइंड ऑफ टनल बना के देता है गीट और गिटहब का। मतलब यहाँ पे जो भी आप आप जो भी प्रोजेक्ट देखते हो, वो प्रोजेक्ट तो लोकली डेवलप करते हो, राइट? और जो प्रोजेक्ट लोकली डेवलप करते हो पुश भी करना पड़ता है हमें कॉमन रिपोजिटरी के अंदर। अगर ये यहाँ पे कॉमन रिपोजिटरी है हमारे कोई भी एक प्रोजेक्ट की, तो वहां पे हमें पुश करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ एक अकेला बंदा पूरा कोड लिख रहा है, पूरे एप्लीकेशन का कोड लिख रहा है। तो एप्लीकेशन का कोड हम अकेले नहीं लिखते, काफी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं तो टू वर्टेक्स एआई सैंपल नोटबुक्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने कंट्रीब्यूटर्स हैं। अब यहाँ पे अगर देखा आपने तो देखो 160 कंट्रीब्यूटर्स हैं इस रेपो में। जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है वो कितने लोग हैं देखो। वैसे ही आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा पेज होगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की जगह पे आपका IBM नाम आएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और स्लैश करके आपका ऑर्ग नेम आएगा, राइट? ऑर्ग नेम, इंटरनल ऑर्ग नेम डैश प्रोजेक्ट नेम आएगा। अब जनरली जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो कैसे फॉलो होता है, यहाँ पे एक तो आपके पहले तो कंपनी का नाम, ये तो डिफॉल्ट है, या फिर जैसे प्राइवेट है तो मेरा राजेश मोरे, राइट, 1 ऐसा कुछ है। बट रियल लाइफ में ये क्या होगा, आपके कंपनी का नाम होगा। अब कंपनी का नाम क्या है, कॉग्निजेंट है, तो ये आ जाएगा। स्लैश करके क्या आएगा, आपके इंटरनल फिर प्रोजेक्ट का नाम, जो भी एक बड़ा क्लाइंट है या फिर प्रोजेक्ट है, अब उसका नाम। यहाँ पे एनालिटिक्स डिवीजन है, राइट? आपकी एनालिटिक्स डिवीजन है, डेटा एनालिटिक्स। तो हो सकता है कि कुछ इस टाइप हो, डेटा अंडरस्कोर एनालिटिक्स।
ऐसा करके। फिर डैश करके आपका आएगा आपका एग्जैक्टली प्रोजेक्ट का क्या नाम है, या फिर आपके फिर से एक डेटा एनालिटिक्स में भी अगर आप एनएलपी के ऊपर काम कर रहे हो तो आएगा एनएलपी प्रोजेक्ट्स फ्लैश। अब मैं तो एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो एनएलपी ऐसा नहीं आता यहाँ पे, कुछ अलग नाम आता है, काइंड ऑफ एनएलपी, इमेजरी, ऐसे करके नाम आएंगे। और फाइनली आपका जो भी आपने मॉडल बनाया, आप मॉडल बना रहे हो वो नाम आ जाएगा। जैसे आपने कुछ नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन बनाया है या फिर नेम्ड रिजोल्यूशन बनाया है, नेम्ड एंटिटी रिजोल्यूशन, तो नेम्ड एंटिटी रिजोल्यूशन, ये बनेगी आपकी रेपो। फिर ये आपका डिपार्टमेंट का नाम, ये प्रोजेक्ट का ग्रुप का नाम, प्रोजेक्ट जो जितने भी एनएलपी के प्रोजेक्ट्स है वो सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे, और फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब एनएलपी में आपको पता है कि और एक सेंटिमेंट एनालिसिस जैसे हो गया, तो उसका नाम क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, ये नाम यहाँ तक सेम रहेगा प्रोजेक्ट का, एनएलपी तक, यहाँ से नाम अलग हो जाएगा, फिर उसका नाम आ जाएगा सेंटिमेंट एनालिसिस, ऐसे करके। तो ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप लीड हो या फिर आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है तो आप इस टाइप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो। गिटहब के ऊपर अकाउंट निकालना है प्राइवेट कंपनी का आपके, और ये फॉलो करना है। अब कोलाब्रेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इन लोगों ने कोलाबरेट किया है, कितने फोर्स किए हैं, कितने स्टार्स है, क्या क्या कितने कमिट्स है, वो सब कुछ आ जाएगा। 988 ब्रांचेस है, मतलब वर्टेक्स एआई सैंपल्स में अलग अलग नोटबुक के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मैं रिग्रेशन टास्क के ऊपर नोटबुक्स बना रहा हूँ, अजय हो सकता है कि एनएलपी टास्क के ऊपर बनाए, मोनिका हो सकता है इमेजरी पे बनाए, अलग अलग हम काम आपस में बांट लेंगे। और ये काम बांटने के बाद मैं मेरी ब्रांच एक तैयार करूंगा, राइट। अब मेरी ब्रांच का नाम, एक सेकंड, ये तो हो, अब मेरी ब्रांच का नाम हो सकता है कि मैं अब एक तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि मेरा नाम राजेश है, तो राजेश डैश, अगर कुछ पैच डेवलप कर रहा हूं, मैं पैच फिक्स कर रहा हूं तो पैच 1 पैच 2 ऐसा नाम देता हूं मैं। नहीं तो फिर मैं क्या करता हूं, मेरे ब्रांच को, अब ब्रांचिंग वगैरह मैंने पढ़ाई है कल कल के लेक्चर में, इसलिए मैं ब्रांचिंग फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ब्रांच क्या होता है आपको वो पता है, फिर से मैं अगर उस टॉपिक को, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ। तो हम अकेले तो कंट्रीब्यूट नहीं करते, मल्टीपल लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एक रेपो में। तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेपो बनाते हैं। रेपो मतलब ये वाली रेपो, राइट। यहाँ पे गिट एंड गिटहब नाम की एक रेपो हमने बनाई है, वैसे ही एक रेपो बनाते हैं हम। अब ये रेपो बनने के बाद हमारे यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो एक मैं हो गया, राइट, एक विवेक हो गया, एक वेद हो गया, सुशांत हो गया, हम 4 लोग इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कोड लिख रहे हैं और पुश कर रहे हैं। तो ये एक ही बार में हम मेन ब्रांच में पुश नहीं करते कोड। मेन एक ब्रांच होती है जो प्रोडक्शन में जाती है, मेन ब्रांच को हम पुल करते हैं, मास्टर ब्रांच या बोलो या मेन ब्रांच बोलो, ये जाती है प्रोडक्शन में। ये प्रोडक्शन रेडी कोड होता है, फाइनल टेस्टिंग के बाद जो भी यहाँ पे आता है वो फाइनल होता है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, इस मेन वाले कोड को आप पुल करते हो। अब मेरी बारी आ गई है, मैं पुल कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ फीचर डेवलप कर रहा हूँ, मतलब कि कुछ भी कोड ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे फीचर डेवलप करना मतलब क्या, कि मैंने कुछ टास्क दिया है और आपने वो कंप्लीट कर दिया कुछ भी, तो वो टास्क के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेन ब्रांच का कोड है वो यहाँ से यहाँ पुल कर रहा हूँ मैं, पुल बोलते हैं उसको, करना पुल कर रहा हूँ मतलब खींच रहा हूँ मैं उसको, राइट। तो यहाँ पे आ गया मेरी ब्रांच पे। मेरी ब्रांच पे कोड एक पूरा मेन जैसा है। अब मैं क्या करूंगा, 1-2 फाइलें ऐड करूंगा जो मुझे मैनेजर ने बोली गई है, राइट। ये ऐड करने के बाद यहाँ पे अब 2 फाइलें नई आ गई,
तो .py फाइल नई आ गई। अब ये नई फाइल मुझे फिर से पुश करनी है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ पुश करूंगा, उसको बोलते हैं पुश करना या फिर कमिट करना, पुश। और यहाँ इसको बोलते हैं पुल करना। और जो पहली बार पुल करते हैं उसको बोलते हैं क्लोनिंग, क्लोन करना। तो पुश करना, पुल करना या फिर क्लोन करना। क्लोन पहली बार का अगर आप लोकल में लेके आ रहे हो तो। अब यही सब कुछ गिट में कर सकते हो, इसमें कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हो, ये भी हमने देखा है। अब यहाँ पे कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगा आपको। बट अगर ये वाला क्लियर है कि मल्टीपल लोग ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहते हैं और हर एक की ब्रांच क्रिएट करके वो कोड पुश करते रहते हैं अपना अपना। तो ये एक बिगर एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप होता है। डेटा साइंस वाले लोग डेटा साइंस वाला पुश पुश करेंगे कोड, ये मेलऑप्स के लोग जो भी ऑपरेशंस रिलेटेड कोड है वो पुश करेंगे। और एक टेस्टिंग वाला बंदा आ गया तो वो कुछ अगर लिखना चाहता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखना चाहता है, readme.md फाइल डॉक्यूमेंटेशन कोई बना रहा है तो वो वहां पे पुश करेगा। ये अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। होप कि ये क्लियर है सबको, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर है तो पूछ लो, मैं रिपीट करूंगा फिर से। क्लियर है सर। गुड गुड। अब जनरली क्या होता है, ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपो दिखती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये कंसिडर करो कि ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। ये ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट भी ऐसे ही दिखता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का ही हम गिटअप देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हम एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं। ये एक प्रोजेक्ट है, ये उसमें काफी सब कुछ है यहाँ पे। तो कौन पुश कर रहा है, यहाँ पे एक readme.md फाइल तैयार करनी पड़ती है आपकी। यहाँ पे बताना पड़ता है कि कैसे कैसे आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, राइट। क्या क्या है इसमें, कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है इस कोड को, वो पूरा लिखते हो। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इवन आप कौन कौन सी लाइब्रेरीज यूज करते हो, ये वाली देखो, आप भी इसको एक एक प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो कि कौन सी लाइब्रेरीज ये कर रहे हो। ये पूरा अगर आपने फेच किया आपके लोकल के ऊपर, ये वाला रेपो फोर्क किया, फोर्क बोलते हैं राइट उसको। फोर्क करना मतलब यहाँ पे फोर्क 713 लोगों ने फोर्क किया है। फोर्क मतलब अब ये जो रिपोजिटरी है वो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहता हूँ वही रिपोजिटरी को क्लोन करना चाहता हूँ तो मैं फोर्क करूंगा, उसको बोलते हैं फोर्किंग, फोर्क करना। ये FORK। अब फोर्क कैसे करते हैं, सिंपली न्यू रेपो पे क्लिक करो, न्यू रेपो पे जाओ और इंपोर्ट रिपोजिटरी, राइट। इंपोर्ट रिपोजिटरी के ऊपर जाओ और सिर्फ यहाँ पे क्या करो, उसका URL दे दो। ये वाला जो URL है ये वाला, या फिर कोड वाला, ये HTTPS वाला, ये मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, दैट्स इट। .git वाला URL। अब ये करने के बाद रिपोजिटरी का नाम दूंगा कि मैं एग्जैक्ट क्या रिपोजिटरी, हम चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं यही नाम दूं, बट आपको भी यही नाम देना है। तो इसको कॉपी करो, ये यहाँ पे उसको पेस्ट करो, तो देखता है कि वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं है यहाँ पे उसकी। तो है, पब्लिक है ये रेपो। बिगिन इंपोर्ट, पूरी की पूरी जो रिपोजिटरी हो आपकी इसमें कॉपी हो जाएगी आपके गिटहब अकाउंट में। उसको बोलते हैं फोर्किंग। अब जनरली कैसे फॉलो होता है इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, कि हम पहले ऑर्गेनाइजेशन
आप जीरा टिकट तैयार करते हो और बोलते हो एक एडमिन डिपार्टमेंट से कि आप क्या करो, हमारे लिए एक रेपो क्रिएट करो, हमारे प्रोजेक्ट नया स्टार्ट हो रहा है स्क्रैच से, उसके लिए हमें एक रेपो चाहिए। तो मैं उस रेपो को बोलता हूँ इमेज इमेज कैप्शनिंग। इमेज को कैप्शन कर रहे हैं हम, बस इमेज में क्या क्या है क्या नहीं है, बस कैप्शनिंग के लिए एक मॉडल आता है, मशीन LLM ब्लिप 2, इमेज कैप्शनिंग, इमेज टू टेक्स्ट जनरेशन। अब ये मॉडल हम यूज करने वाले हैं उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसके लिए एक प्रोजेक्ट अलग सा बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, इमेज कैप्शनिंग बोल के। अब इमेज कैप्शनिंग बोल के एक प्रोजेक्ट किया, तो यहाँ पे वो लिखना है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, बट रेडमी फाइल में हमें एक बनानी पड़ती है जो इस टाइप दिखेगी, राइट, कि वो प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताएगी कि प्रोजेक्ट कौन कौन सी लाइब्रेरीज के ऊपर बेस्ड है, कैसा रिपोजिटरी का स्ट्रक्चर है, ओवरव्यू क्या है, किसके लिए क्यों बनाई है हमने ये रेपो, क्या एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है क्या, तो सब कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने हमें वही लिखना है, इमेज कैप्शनिंग, दिस इज इमेज कैप्शनिंग, जो भी आप लिखना चाहोगे, मैं सिर्फ यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कि प्राइवेट या पब्लिक जैसे भी आपको चूज करना है करो चूज। ऐड रेडमी फाइल, इसके ऊपर कंपलसरीली क्लिक करना है आपको, ऐड रेडमी फाइल। अब ये रेडमी फाइल ऐड करने के बाद ये बोलता है कि दिस विल सेट मेन एज अ डिफॉल्ट ब्रांच, यही करना है हमें। और अगर लाइसन है तो पर्टिकुलर लाइसन आप MIT लाइसन वगैरह चूज कर सकते हो। अगर आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं, अगर लोग पब्लिकली उसको यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट they should recognize my work and they should give my name as a citation, project citation। तो मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, काफी लोगों ने उसको एज एमटेक रिसर्च पेपर में उन्होंने ये किया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इश्यूज के ऊपर, आपका हो सकता है कि लोग भी यूज करें और आपको परमिशन पूछ लेते हैं, फिर आपकी परमिशन लगती है उनको। यहाँ पे शायद नहीं आ रहे हो इशू, इशू या रिक्वेस्ट में कहीं पे होना चाहिए था, बट आपको नोटिफिकेशन आ जाता है अगर किसी ने रिक्वेस्ट किया, उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, आज के स्कोप के बाहर का सब्जेक्ट है वो, बट हाँ, आपने अगर ये चूज किया ये ऑप्शन MIT वगैरह लाइसेंस, तो विदाउट साइटेशन वो वर्क यूज नहीं कर सकता, बस उसको आपका नाम लिखना है हर जगह पे जब जब वो कोड यूज करेगा, वो वाला। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वैसे, ना करते हुए भी वो प्रोसीड कर सकता है, और आप कहाँ कहाँ ध्यान रखोगे, राइट, कि कौन मेरा कोड यूज कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, बट वो वैसे काफी सारे बुक्स के भी देखो, जो भी इम्पोर्टेंट और जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, राइट, उसका फर्स्ट कॉपी आता है मार्केट में। तो वैसा ही है, ये कोड तो सब लोग यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपकी परमिशन चाहिए होती है। और कुछ कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं कि एक्सक्लूसिव होते हैं आपके लिए, वो कोई ले नहीं सकता, वो कोड ही कोई यूज नहीं कर सकता। वैसे लाइसेंस सेलेक्ट कर सकते हो, हम जनरली नहीं करते ये सेक्शन चूज, इवन कंपनी में हम नहीं करते चूज अ लाइसेंस वाला। और फिर ये आपके लिए रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट की। अब ये बन गई एक रेपो। यहाँ पे वो लिखते भी है कि कौन से जीरा टिकट से ये तैयार की गई है रेपो।
यहाँ पे इमेज कैप्शनिंग की जगह पे ये जीरा का टिकट नंबर लिखते हैं। अब जीरा का टिकट नंबर ऐसा है, राइट, अपना डेटा साइंस प्रोजेक्ट 1212, बस ऐसा वो लिख के छोड़ देते हैं। इस जीरा टिकट नंबर इज, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी बोलते हैं वो लोग, और हमने ये आपके लिए रिपोजिटरी क्रिएट की है। बस इतना ही आता है इसमें। ये तैयार करने के बाद हमारे लोकल, अब डेवलपर का काम शुरू हो गया। अब ये तो मिल गई आपको। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुल करता हूँ रिपोजिटरी, क्लोन करता हूँ, पुल करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप अब यहाँ तक तो आ गए, राइट। हाउ टू क्रिएट अ रेपो, क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। अब मुझे क्लोन करनी है रिपोजिटरी। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले को यूज करूंगा, git क्लोन, इस वाले कमांड को। कमांड क्या है, अब मैं पहले तो हमें वर्क डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे हमें सेव करनी है अपनी नई रेपो। cd इंटू वर्क ls करता हूँ मैं, तो आपको दिख रहा है ना, या फिर थोड़ा सा जूम इन करो स्क्रीन को। अब ठीक है सर। अब मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब मैं प्रोजेक्ट कैसे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे cd इंटू वर्क किया तो मैं mkdir मेक डायरेक्टरी इमेज कैप्शनिंग बोल के लिखता हूँ मैं। ls करता हूँ तो अब ये भी आती है इमेज कैप्शनिंग। फिर मैं इमेज में जाता हूँ, बट दो रिपोजिटरी है कि तो इमेज सेगमेंटेशन है, कैप्शनिंग है, तो मैं कैप्शनिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, ls करता हूँ। अब यहाँ पे कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगेगा, राइट। अब मैं काम करने जा रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे वो भी चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पाइथन 3 -m, पाइथन सिर्फ आपके केस में पाइथन होगा, पाइथन 3 नहीं होगा। venv वर्चुअल एनवायरनमेंट आ गया। अब मैं जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा वो इसमें चली जाएगी, क्योंकि मैं लोकल की लाइब्रेरी एक्टिवेट करना होगा ना पहले से, मैं, हाँ एक्टिवेट करना होगा ना एनवायरनमेंट ही। हाँ, वो तो बाद में करेंगे, हम बाद में करेंगे। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट मैंने क्रिएट कर दिया, राइट। ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, और एक फोल्डर अब तैयार करूंगा, mkdir, फिर से मैं नाम लिख रहा हूं इमेज कैप्शनिंग, क्योंकि जब जब मैं ये इसको मुझे पुश करना है तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को मुझे कभी पुश नहीं करना है। तो एट दिस लेवल इट शुड नॉट बी अ गीट रिपोजिटरी, कि गिट रिपोजिटरी नहीं होनी चाहिए, गिट रिपोजिटरी ये होनी चाहिए, इसको मुझे पुश करना है बार बार, ना कि इसको। तो मैं इसलिए फिर से एक इमेज कैप्शनिंग बोल के क्रिएट कर रहा हूं एक डायरेक्टरी। अब इसमें और एक इमेज कैप्शनिंग बोल के आएगा, बट हम ठीक है अब इस लेवल, या फिर इससे ना भी करे तब भी तो आ जाएगा। राइट। अब हम विदाउट क्रिएटिंग वन मोर डायरेक्टरी हम क्या करते हैं, सीधा गिट क्लोन करते हैं, ठीक है। चलो गिट क्लोन, और ये यूआरएल देते हैं, गिट क्लोन, ये यूआरएल। ये आ गया। अब पहली बार शायद हो सकता है कि आपके केस में ना आए, तो आपको सिर्फ लॉगिन करना है गिटहब में। गिट क्लोन आपने डाल दिया तो
आपके आपके लिए वो पासवर्ड और आईडी वो सब पूछे। और पासवर्ड पासवर्ड नहीं होता है, वो टोकन होता है गिटहब का। यहाँ पे अगर मैं हाउ टू गेट टोकन, ऑन गिटहब, तो मैं ये बता रहा हूँ कि गिट क्लोन जब आप करोगे फर्स्ट टाइम, तब आपको आईडी और पासवर्ड में पूछेगा। आईडी तो पता है आपको, आईडी क्या होती है, ये वाली आईडी होती है राजेश मोरे 1, ये आईडी हो गई। अब पासवर्ड क्या हो गया, पासवर्ड आपका नॉर्मल पासवर्ड नहीं है, वो है टोकन। तो पर्सनल एक्सेस टोकन कैसे आपको मिलेगा, पहले तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। अब ये करने के बाद आपको डेवलपर सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। अब ये करने के बाद यहाँ पे देखो डेवलपर सेटिंग्स सबसे लास्ट में, सेटिंग्स में डेवलपर सेटिंग्स, तो डेवलपर सेटिंग्स में जाऊंगा मैं। अब डेवलपर सेटिंग्स में वो क्या बोलता है कि पर्सनल एक्सेस टोकन्स है। यहाँ पे ये क्लासिक के ऊपर आप चूज करो, और यहाँ पे एक जनरेट न्यू टोकन है, इसको क्या करो, जनरेट न्यू टोकन। बीटा वर्जन है, बीटा जहां जहां बीटा लिखा है वहां वहां उसका मतलब ये होता है कि ये अभी इसकी कस्टमर टेस्टिंग शुरू है। अल्फा का वर्जन, ये अल्फा अगर यहाँ पे लिखा है तो अल्फा मतलब ये होता है कि हमने हमारी साइड से टेस्टिंग की है, गूगल गिटहब वालों ने गिटहब की साइड से टेस्टिंग की है, वो पास हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स को बता रहे हैं, कस्टमर्स आप टेस्टिंग करो, वो बीटा वर्जन बोलते हैं उसको। अल्फा वर्जन का मतलब ये होता है कि हम हमारी साइड से टेस्टिंग कर रहे हैं अभी भी, आप आपके रिस्क के ऊपर अगर ये इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तो इम्प्लीमेंट करो, बट आपकी वो रिस्क है, प्रोडक्शन में कोड फट सकता है। तो अल्फा वर्जन थोड़ा सा मोर रिस्की है, बीटा वर्जन कम रिस्की है। आप बोलोगे कि फिर नॉर्मल वर्जन ही क्यों नहीं यूज करते, कभी कभी बीटा और अल्फा वर्जन एडवांस होते हैं, फीचर उसमें ज्यादा होते हैं, राइट, तो इसलिए हम एटलीस्ट अल्फा वर्जन कभी बीटा वर्जन यूज करते हैं। तो कोई भी एक फीचर अगर निकलता है किसी भी एप्लीकेशन का, तो पहले अल्फा में जाता है, अल्फा फीचर बोलते हैं उसको, फिर बाद में वो बीटा बन जाता है जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है कंपनी की साइड की तरफ से। फिर वो बोलते हैं कि आप कस्टमर लोग आप कोशिश करो, मतलब आप बग्स निकालो, अगर कुछ इश्यू है तो हमें बता दो, नहीं तो फिर अपना ये स्टेबल वर्जन है, जनरेट न्यू टोकन। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी पासवर्ड के लिए पूछ रहा है। करेक्ट। न्यू पर्सनल एक्सेस टोकन, अब इसको क्या क्या परमिशंस देनी है, वो यहाँ पे आपको परमिशंस वो देनी पड़ेगी। जैसे मैं रिपोजिटरी स्टेटस देखने के लिए, रिपोजिटरी डिप्लॉय करने के लिए वो सारी परमिशन रेपो रिलेटेड में दे रहा हूँ, वर्क फ्लो रिलेटेड दे रहा हूँ, राइट पैकेजेस, रीड पैकेजेस सारी परमिशन दे रहा हूँ, डिलीट पैकेजेस की भी परमिशन दे रहा हूँ, एडमिन पोजीशन, एडमिन रोल दे रहा हूँ मैं उसको, रीड राइट मैनेज रनर्स सब कुछ। तो जो जो आपको देनी है उस की के लिए परमिशन, उस सब कुछ यहाँ पे है अवेलेबल, आप चूज कर सकते हो, दे सकते हो। डिलीट रेपो, इवन डिलीट रेपो भी है, डिलीट रेपो नहीं देते हम जनरली किसी को परमिशन। को पायलट यूज करने की परमिशन, राइट, ये सारी परमिशन हम दे देते हैं। और एक्सपायरेशन भी सेट कर देते हैं। अब मैं एक्सपायरेशन जनरली हम 90 डेज का सेट करते हैं रियल टाइम में, बट आप ठीक है 7 डेज का मैं आज कर रहा हूँ यूज उसको, क्योंकि
ये सिर्फ सिखाने के लिए, राइट। तो और ये की कौन सी है ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, माई टेस्ट टोकन, और ये जनरेट टोकन। अब ये जनरेट टोकन देखो यहाँ पे मिल गया जनरेट टोकन, तो ये होगा आपका पासवर्ड। अब मैं एक प्रोसीजर कहाँ की बता रहा हूँ, अगर कोई भी एक गिट की रिपॉजिटरी आपको ये करनी है, राइट, क्लोन करनी है और क्लोन नहीं हो रही है, तो बोलता है कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बताओ। तो लॉगिन आईडी तो सिंपल है, पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड नहीं होता, वो टोकन होता है। तो टोकन जनरेट कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे करते हैं, एक बार ये कनेक्शन बन गया आपका गिट और गिटहब का, सब कुछ अब आप कर सकते हो, राइट। अब मैं यहाँ पे ये डिलीट करता हूँ क्योंकि ये टोकन सबको विजिबल है, राइट। हम यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो फिर सब, तो ये सिक्योरिटी इशू है, राइट। आई अंडरस्टैंड डिलीट दिस टोकन, तो मैंने डिलीट कर दिया। आप डिलीट नहीं करोगे आपके केस में, मैं डिलीट। और दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन SSH थ्रू कनेक्शन है, SSH एंड GPG कीज। तो SSH की आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐसे करके, माई SSH, राइट, ऐड की। तो अभी तो की नहीं है, इनवैलिड है, क्योंकि वो आपको लेनी पड़ेगी, राइट। और फिर यहाँ से आप उसको ऐड कर सकते हो, बस वो एक दूसरा एक वे है। उसका डेमो आज ही दे देंगे हमें अगले लेक्चर में। हाँ मैं थर्सडे करता हूँ। चलेगा, आप उसको, ये वो भी सिंपल है, वो ऐसे ही टाइप करो मिल जाएगा कि कैसे वो SSH थ्रू कनेक्ट करना है। चार पांच स्टेप्स है, बस उसको फॉलो करो, जैसे यहाँ की 4-5 स्टेप्स थी वो हमने फॉलो की। अब ये करने के बाद आप गिट क्लोन करोगे, आपकी जो भी रेपो है आप वो आ जाएगी लोकल पे। अब मैं यहाँ पे डेवलप करना मुझे शुरू करना है कोड। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ls करके देखूंगा, इमेज कैप्शनिंग भी है, venv दोनों है प्रेजेंट। अब मैं VS कोड मेरा ओपन करता हूँ, VS कोड। तो VS कोड का टर्मिनल होता है, वो भी टर्मिनल सेम ही है, राइट। उसके थ्रू भी आप सब कुछ कर सकते हो। जो गिट में टर्मिनल में नॉर्मल टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल एक ही होते हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फाइल ओपन फोल्डर, अब हमारा एक नया रेपो आया है, राइट, इमेज कैप्शनिंग बोल के। तो इमेज कैप्शनिंग इसको मैं ओपन कर रहा, इसको ओपन किया है। अब ये ओपन करने के बाद इमेज कैप्शनिंग दिखा आपको, अब ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल में ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे ls करता हूँ, तो दो है यहाँ पे, इमेज कैप्शनिंग, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब मैं गिट स्टेटस डालता हूँ, गिट स्टेटस, तो ये गिट रेपो नहीं है, तो वही हमें चाहिए कि ये गिट में नहीं आना चाहिए, venv सिर्फ हमें, नहीं तो ये ब्लोटेड बन जाएगा, 1-2 GB का फोल्डर बन जाएगा धीरे धीरे करके, और इसको पुश करना इम्पॉसिबल है फिर गिटहब के ऊपर इतनी बड़ी रिपोजिटरी हम पुश नहीं कर सकते, इसके लिए ये आउटसाइड चाहिए, ये पुश नहीं करना है ये फोल्डर हमें वहां पे। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ लोकली डेवलपमेंट के लिए यूज करूंगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट का। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करने के लिए, बट उससे पहले मैं पिप लिस्ट बताता हूँ आपको कि लोकल में लिस्ट, लोकल में कितनी रिपोजिटरीज है। तो काफी कुछ रिपोजिटरी, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, इतनी रिपोजिटरी नहीं आनी चाहिए पिप लिस्ट करने के बाद। मेरे केस में हर जगह पे मैं 3 लिख रहा हूँ, आपके केस में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पिप लिखो, पिप 3 लिस्ट, राइट, पिप लिस्ट लिखो आप। तो ये सब देखो इतनी लाइब्रेरीज है, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। कुछ लाइब्रेरी यहाँ पे तो कुछ नहीं होना चाहिए,
आपके लोकल पे। अब मैं क्या करूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करूंगा इसको। तो क्या है उसका, सोर्स VNV bin एक्टिवेट, राइट। ये आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब विंडोज के लिए हो सकता है थोड़ी सी कमांड चेंज हो, तो आप देख लेना विंडोज के लिए कौन सी कमांड है, वो आपके लिए टास्क है। आपको मैंने शायद प्रीवियस लेक्चर में भी ये सब कुछ बताया था, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना कैसे, और ये डिपेंडेंसी मैनेज कैसे करता है वो भी मैंने पढ़ाया था। हम आगे जाके पोएट्री भी सीखेंगे, वो पोएट्री पैकेज भी मैनेजर है प्लस डिपेंडेंसी मैनेजर भी है, और वो रियल टाइम में वो यूज करते हैं हम। अब ये यूज करना हमने तो छोड़ा है, बट काफी सारी अभी आज भी कंपनीज काफी सारी है कि जो अभी भी वर्चुअल एनवायरनमेंट पे ऊपर लाए है, बट वो डिपेंडेंसी मैनेजर है। डिपेंडेंसी मतलब ये सारी आपके लाइब्रेरीज, और पैकेज मतलब एंटायर कोड आपका, वो भी वो मैनेज करता है, ना कि सिर्फ लाइब्रेरीज मैनेज करता है। तो धीरे धीरे हम वो भी सीखेंगे, आज नहीं। तो एक बार वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आप फिर से वो कंफर्म करो कि कितनी लाइब्रेरीज प्रेजेंट है आप इसमें, तो 2 ही है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे इमेज कैप्शनिंग। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा CD इंटू फिर से इमेज कैप्शनिंग। अब मैं रेपो में आ गया, यहाँ पे रीडमी फाइल है, और अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस लिखता हूँ तो अब ये गिट रेपो है। देखो यहाँ पे ऑन मेन ब्रांच बोल रहा है, और यूर ब्रांच इज अप टू डेट विथ origin/main। ओरिजिन मतलब आपकी ये गिटहब वाली, ये वाली ब्रांच यहाँ की, ये ओरिजिन है हमारा। origin/main के ऊपर मैं हूँ ऐसा बोल रहा है वो, सिर्फ मेन नहीं, origin/main। अब इसमें तो सिर्फ रीडमी फाइल है, अब मुझे और एक फाइल ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से एक फाइल ऐड करूंगा, बट उससे पहले git branch, राइट, ये कोड हम यूज करेंगे। और मेरी एक ब्रांच क्रिएट करूंगा मैं, git ब्रांच, और मैं EDA करना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर। बेसिक प्रोजेक्ट है, EDA करना चाहता हूँ, तो मैं शुरुआत EDA से करूंगा। git branch EDA, कुछ भी लिखो, वैसे तो ब्रांच का नाम कुछ भी हो सकता है। अब मुझे चेकआउट करना है, अब तो मैं मेन ब्रांच के ऊपर हूँ, देखो यहाँ पे मेन ब्रांच है, बट मुझे मेन ब्रांच के ऊपर नहीं रहना, मुझे EDA के ऊपर जाना है। तो मुझे कोड बताओ, आप कमांड बताओ कैसे जा सकता हूँ मैं। git checkout EDA। वेरी गुड, git checkout EDA। देखो यहाँ पे आ गया, स्विच टू ब्रांच EDA, और यहाँ पे भी देखो EDA कंफर्म, यहाँ पे भी करो वैलिडेट, आपका चेंज हो गया। कभी कभी यहाँ पे रन होती है कमांड, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, 1-2 बार करना पड़ेगा आपको। तो git चेकआउट हो गया। अब git चेकआउट होने के बाद अब मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अब git इमेज कैप्शनिंग में मैं एक ऐड करता हूँ एक कोड। अब मैं कोड ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे test.py नाम की एक फाइल तैयार करता हूँ, प्रोडक्शन रेडी। यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, import pandas as pd लिखता हूँ, फिर प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, और ये सब कुछ करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल सेव करने के बाद यहाँ पे देखो एक 1 आइकन था वो गया, और ये फाइल आ गई यहाँ पे अनट्रैक्ड, यू का मतलब अनट्रैक्ड, राइट। अब ये नई फाइल तैयार की है जो कि अनट्रैक्ड है, अभी वो ट्रैकिंग नहीं शुरू हुई इसकी। अब मैं क्या करता हूँ, ये कोड पूरा लिखने के बाद मुझे टेस्ट भी करना है ये कोड,
तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रन करूंगा इस फाइल को। अब रन कैसे करना है, तो जहां पे भी वो फाइल है cd into दैट डायरेक्टरी, एक बार डायरेक्टरी के अंदर आ गए तो सिर्फ आपको लिखना है पाइथन 3, आपके केस में सिर्फ पाइथन 3 नहीं होगा, test.py। और मैं ये करने के बाद अब मुझे वो बोल रहा है कि मॉड्यूल ही नहीं है पांडास का। अब मैं फिर से देख रहा हूँ कि पिप लिस्ट करके मॉड्यूल सही में नहीं है क्या, तो हाँ नहीं है यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे pip3 इंस्टॉल पांडास, पांडा को इंस्टॉल करूँगा। अब ये होने के बाद अब मुझे उसको पुश करना है। अब पुश कैसे करूँगा मैं, अब फिर से एक तो कंफर्म करूँगा या फिर ये कंफर्म करूँगा कि ये आ गया है कि नहीं आया है, ये इशू रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। पाइथन 3 test.py, इस जो भी फाइल का नाम है test.py और पाइथन 3, बस इतना ही डालना है और कमांड रन करनी है। तो यहाँ पे देखो ये रन हो रहा है, देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। तो हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रिंट करने के लिए बोला है हमने उसको, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। जो भी यहाँ पे जो जो प्रिंट करने के लिए बोलोगे वो सब कुछ यहाँ पे जो भी लिखोगे वो पूरा रन होगा। सेल बाय सेल रन करने की जरूरत नहीं है .py स्क्रिप्ट में। .py में प्रोडक्शन रेडी कोड होता है तो पूरा एक ही बार रन होता है, जो भी लॉजिक लिखा है आपने उसके अंदर। और जनरली हम लॉगिंग देते हैं। अगर आपकी स्क्रिप्ट हजार लाइंस की है, 2000 लाइंस की है, तो आप क्या करो, लॉगिंग दे दो उसको, लॉगिंग, इंपोर्ट लॉगिंग। कैसे करते हैं वो लॉगिंग, कैसे देते हैं लॉगिंग, मतलब हर 10-10 लाइन बाद आप क्या करो, आप लिखो कि इसके लॉग्स तैयार करो। देखो यहाँ पे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट लॉगिंग। अब लॉगिंग इंपोर्ट करने के बाद मैं हर 2-3 लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉगिंग डॉट, ये एक तो लेवल आप दे सकते हो, कि कौन कौन से वार्निंग, कैसे वार्निंग देनी है क्या नहीं, इतने सारे फंक्शंस अवेलेबल है इसमें। लॉगिंग डॉट, आई गेस हम जो यूज करते हैं वो इन्फो यूज करते हैं, सिर्फ लॉगिंग डॉट इन्फो। मॉडल लोडेड, बस मैं फिर से ये फाइल रन करता हूँ। बट लॉगिंग डॉट लॉगर, लॉगर में ये ऐड हो रहा है, जहाँ पे भी आपके लॉग्स मिल रहे हैं आपको वहाँ पे, जैसे जीसीपी के ऊपर आप यही कोड रन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज करता है कि लॉगर आपने ऐड किया है, और वहाँ पे लॉगिंग आपको ये दिखाई देगी। अब यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है हेलो वर्ल्ड में, बट आपको वहाँ पे दिखाई देगी कि आप किस स्टेज तक पहुंचे हैं। काइंड ऑफ प्रिंट है वो स्टेटमेंट, ये जो है वो स्टेटमेंट वो काइंड ऑफ प्रिंट है। हर 4 लाइन बाद आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे हो कि यहाँ तक आया कोड, यहाँ तक रन हो रहा है, तो डीबगिंग के लिए होता है, कहाँ से कहाँ तक फटा है कोड। 1000 लाइन का कोड है तो हर एक लाइन तो चेक नहीं कर सकते आप, तो 10-10 50-50 लाइन के बाद आप क्या करोगे, आप ये वाला प्रिंट दे दोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ तक प्रिंट हो गया है, बट नीचे वाला कोड में कुछ फटा है, वो ठीक से नहीं काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, तो आप रिजॉल्व कर सकते हो इशू। एक तो प्रिंट दे दो, बट प्रिंट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, आप लॉगिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे नहीं आती है लॉगिंग, बट आपके क्लाउड लॉगिंग में वो चली जाएगी, वहां पे आप डीबग कर सकते हो, ये डीबग पर्पज के लिए है।
किसी को ज़्यादा पढ़ना है इसके बारे में तो यहाँ पे देखो, डीबगिंग के लिए यूज़ होता है मेनली। बाकी भी कुछ एडवांटेज है उसके। डीबग देखो, इन्फो, वार्निंग, एरर, क्रिटिकल, ये हम दे सकते हैं। लॉगर डॉट इन्फो और मैसेज, वही तो किया था हमने, क्यों नहीं काम किया फिर उसने? एक मिनट, कोड है तो देखता हूँ। लॉगिंग डॉट इन्फो है, लॉगिंग डॉट इन्फो, ठीक है। लॉगिंग डॉट इन्फो करने के बाद यहाँ पे पाइथन ठीक है। चलो वो किसी दिन देखते हैं हम उसके बारे में डिटेल में, इसके बारे में डिटेल में। बट अभी के लिए ये कंसिडर करो कि जैसे लॉगिंग डॉट इन्फो है, आप ऐसे अलग अलग लॉगिंग दे सकते हो, क्लाउड लॉगिंग में दिखती है। अब वो भी कैसे दिखती है क्या नहीं, वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा। ये एग्जैक्टली कैसे दिखती है शायद नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैंने बोला था आपको राइट, क्यू फ्लो पाइपलाइंस मुझे बतानी है आपको। उस समय सिर्फ याद करना मुझे कि मुझे लॉगिंग के बारे में बताना है कि लॉगिंग दिखती कैसे है एग्जैक्ट। ये मैसेज आता है, बस प्रिंट की जगह पे ये मैसेज आता है लॉगिंग में। ये प्रिंट नहीं हो रहा है, लॉगिंग में जा रहा है वो। तो इसके बारे में ठीक है, डिटेल थोड़ा सा देख लेंगे हम 20-25 मिनट में। आज इसके ऊपर समय हम नहीं देना चाहते हैं राइट, क्योंकि हमें ये टॉपिक कवर करना है आज का मेन टॉपिक जो गिटहब है। बट ये कैसे दिखती है क्या नहीं, वो क्लाउड लॉगिंग में हम देख लेंगे, सीख लेंगे उसका। चलो, अब ये पाइथन 3 ये आपने पूरी जो स्क्रिप्ट है वो रन की, आपने टेस्ट किया, सब कुछ हो गया, अच्छे से चल रहा है आपका कोड। तो मुझे अब क्या करना है, यही कोड पुश करना है गिटहब के ऊपर। अब मैं कैसे गिटहब के ऊपर पुश करूंगा यही कोड? ब्रांच चेकआउट तो किया है हमने, ऐड और कमिट करना है बस। ऐड टेक्स्ट फाइल यूजिंग टच कमांड, ठीक है। git ऐड और git कमिट, तो git ऐड और git कमिट करना है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसी को ऐड करता हूँ, git ऐड ऑल। git ऐड मतलब स्टेजिंग एनवायरनमेंट में आप स्टेज कर रहे हो उस कोड को राइट। तो git ऐड डॉट, ये स्टेज हो गया। अब मैं बोलता हूँ git स्टेटस, तो उसने ट्रैकिंग शुरू कर दी। देखो यहाँ पे न्यू फाइल आई है और ये test.py नाम है उसका, ये बोल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कमिट करूंगा, git commit -m, और मैं यहाँ पे एक लिखूंगा कि एडिंग test.py फाइल। देखो यहाँ पे ये फाइल ऐड हो गई, कमिट भी हो गई, मतलब इसके अंदर इस वाले में EDA में ये सब कुछ हो गया चेंज। अब यहाँ पे ट्रैकिंग शुरू हो गई है, अनट्रैक नहीं है अब ये फाइल, और कमिट भी किया तो इसमें आ गया EDA में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार ये करने के बाद आपको ये पुश करना है। अब मेरा तो कोड, मेरा काम हो गया आज का। मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा। ये सब कुछ लोकल में हो रहा है, मेरे रिमोट पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिमोट पे सिर्फ अभी भी यही दिख रहा है, मेन ब्रांच और इतना ही कोड दिख रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये कोड यूज करूंगा, git रिमोट रेपो, जो भी अपनी रिमोट रेपो है, यहाँ पे क्या करो, ऐड ओरिजिन में, ये इस वाले ओरिजिन में, एक्चुअली ये वाला ओरिजिन ऐड करो। पहले तो हमें ओरिजिन ऐड करना पड़ेगा, ये ओरिजिन है बोल के। अगर नहीं है तो, ऑलरेडी ऐड नहीं किया है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये ओरिजिन है, मतलब ये रेपो मेरी, इसके ऊपर काम कर रहा हूं मैं, तो इसको ओरिजिन बनाओ आप, इमेज कैप्शनिंग को। तो पहले ये कोड में यूज करूंगा और बोलूंगा कि इसको ओरिजिन बोल दो आप, उसको एज ए ओरिजिन ऐड करो। तो
यहाँ पे मैं उसको ये कमांड टाइप करता हूँ। अब ये तो कमांड ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट? मुझे ये कमांड चाहिए, ये वाला कोड चाहिए, इमेज कैप्शनिंग वाला। HTTPS ये मैं हटा रहा हूँ, ये को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट आ गया, तो अब मुझे फिर से करना नहीं पड़ेगा ऐड, क्योंकि जब हम क्लोन करते हैं तभी वो ओरिजिन सेट होता है। इसी के ऊपर वो पुश करेंगे आप जो भी करेंगे, ये ओरिजिन एक बार सेट करने के बाद दूसरे रेपो के ऊपर नहीं जाएगा, वो इसी के ऊपर जाएगा ना, जो भी ओरिजिन है आपका। अब ये सेट होने के बाद आपको सिर्फ पुश करना है आपका कोड। तो आप क्या करोगे, git push डैश डैश सेट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम ब्रांच कौन सी है? तो ओरिजिन टेस्ट ब्रांच को पुश करो, आपकी टेस्ट की जगह पे ईडीए आ जाएगी। अब git push सेट ओरिजिन ईडीए ये वाली आ जाएगी। मैं यहाँ पे सिर्फ टेस्ट कट करके ईडीए लिखता हूँ। चलो यहाँ पे देखो आ गया इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। मुझे लगता है ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा आपको, राइट? मुझे भी सेटिंग्स में जाके, डेवलपर सेटिंग्स में जाके, पर्सनल एक्सेस टोकन्स, जनरेट न्यू की, माई की 30 डेज की जगह पे 7 डेज एक्सपायरेशन, सारे एक्सेस। ये आ गई आपकी एक्सेस टोकन की। ये करने के बाद git config आपको ये करना पड़ेगा पहले, राइट? git config यूजर डॉट नेम। ठीक है, हम पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे। git config यूजर नेम राजेश मौर्य 1, यस यही है। git config यूजर ईमेल क्या है? तो हाँ यही ईमेल है, सेम, राइट? और पासवर्ड, शायद पासवर्ड एक्सपायर्ड है, पासवर्ड ही सेट नहीं है।
ये आ गया राइट, पासवर्ड भी हमने सेव किया। अब हम इसको स्टोर करते हैं पूरा, आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम, आपका यूजर ईमेल, सब कुछ ये हेल्पर स्टोर में सेव करेंगे हम। ये सेव हो गया। ओरिजिन में आ रहा है पूरा राइट, ये वाला, ये रिमोट ओरिजिन यूआरएल कौन सी है, फेचिंग कहाँ से कैसे कर रहे हो आप, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देता है। अब मैं क्या करूँगा, फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे पुश करने की हमारी रेपो। यहाँ पे भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा हमें। कर दिया, कोड पुश कर दिया, क्रिएट ए पुल रिक्वेस्ट, ठीक है, पुश हो गया कोड हमारा। अब हम यहाँ पे कोड देखते हैं कि वो आया कि नहीं आया कोड। तो देखो यहाँ पे EDA had recently pushes 2 seconds ago। अब मैं ब्रांच भी चेक करता हूँ, यहाँ पे भी EDA आ गई। तो मैं EDA पे चेक करता हूँ तो test.py भी आ गया। अब मैं फिर से मेन के ऊपर जाता हूँ तो मेन के ऊपर test.py नहीं है राइट, क्योंकि अभी वो रिव्यू नहीं किया। अब मैं एक टीम मेंबर हूँ तो मैं EDA के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू जब भी काम होता है वो EDA पे ही मैं पुश करता रहता हूँ। बट मेरा काम अभी कंप्लीट हो गया है EDA के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करूंगा। पुल मतलब इसको खींचो, EDA को, EDA ब्रांच को आप क्या करो, आप पुल करो और मर्ज कर दो मेन ब्रांच में। इसके लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट होती है, ये क्रिएट करनी पड़ती है आपको। तो ओपन अ पुल रिक्वेस्ट, एडिंग test.py फाइल राइट, नो असाइनी योरसेल्फ, रिव्यूअर्स आपके मैनेजर का, लीड का नाम यहाँ पे सर्च करोगे, उसके रेपो इसके नाम राइट। और ये करने के बाद आप ये भी देखोगे कि क्या एग्जैक्टली क्या ऐड किया है, वही ऐड हुआ है क्या। यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हो कि देखो यहाँ पे एक फाइल ऐड हुई है, वन चेंज एंड test.py फाइल ऐड हुई है कंप्लीटली राइट, और ये फाइल का कंटेंट है। अब ये कंफर्म करने के बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करता हूँ। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट तैयार हो गई है। और ये भी देखता है कि ऑटोमेटिक मर्ज पुल रिक्वेस्ट, दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच। तो बेस ब्रांच और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी दूसरे ने आके ये कोड अपडेट किया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लीन है। जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे, अगर यहाँ पे अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे आता भी हो सजेशन। अब मैं मेरे लीड को मैं क्या करता हूँ, ये URL कॉपी करता हूँ गिटहब की, ये pull/1 की, और उसको यहाँ पे बोल देता हूँ कि आप क्या करो, इसको प्लीज अप्रूव दी TR, और उसकी लिंक सेंड करता हूँ, बस दैट्स इट। तो ये करने के प्लीज रिव्यू एंड अप्रूव, वो क्या करेगा, बंदा आएगा यहाँ पे देखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट ये ब्रांच ये ओपन होगा, वो देखेगा फाइल चेंज, कितनी फाइल चेंज हुई है, कोड देखेगा एग्जैक्ट कोड कितना ऐड किया है अपने दिन भर में, कितना काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर आप वो क्या करेगा, यहाँ पे मर्ज करेगा। और आपको उसको अगर अच्छा नहीं लगता है कोड, कुछ चेंजेस चाहिए तो कमेंट ऐड करेगा उसकी, यहाँ पे दिस लुक्स बेटर बट नीड टू इंक्लूड दिस, या फिर वो मर्ज कर देगा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट कंफर्म मर्ज, ये मर्ज कंप्लीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब वो मुझे बोलेगा कि लुक्स गुड टू मी राइट, और मैंने मर्ज कर दी है ब्रांच। तो आप यहाँ पे आओगे, आप देखोगे कि आपका EDA कंप्लीट हो गया है, यू नो लॉन्गर रिक्वायर दिस EDA ब्रांच, देन यू कैन डिलीट दिस ब्रांच राइट।
अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ब्रांच का उपयोग, अब यूटिलिटी खत्म हो गई, जनरली होती नहीं है। आप फीचर ब्रांच क्रिएट करते हो तो कंटिन्यू फीचर ब्रांच रहती है वहां पे। नया नया फीचर जब भी ऐड होता जाएगा तब वो फीचर ब्रांच के ऊपर ऐड होता जाएगा। नाम है सिर्फ फीचर का, ब्रांच का, जैसे ईडीए नाम था वैसे ही फीचर नाम का होता है वो ब्रांच रियल लाइफ में। तो फीचर ब्रांच में फीचर ऐड करते रहते हो, टेस्ट करते रहते हो, और फिर बाद में मेन ब्रांच के ऊपर प्रोडक्शनाइज करते हो उसको। अब ये होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन भी आता है रिस्टोर ब्रांच। बट ये होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से इमेज कैप्शनिंग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे देखूंगा मेन ब्रांच, मेन इसमें test.py आ गई हमारी। तो मेन के ऊपर वो उसने पुल कोड पुल किया। अब यहाँ पे देखता हूँ तो बाकी कोई दूसरी ब्रांच है नहीं, सिर्फ इतनी मेन ही ब्रांच है मेरे पास, राइट। अब आगे आगे क्या करना है, अब मेरा कोड पुश हो गया, मुझे पता है। आई ऑल्सो नो लॉन्गर रिक्वायर दिस, वी नो लॉन्गर रिक्वायर राइट दिस ब्रांच, ईडीए ब्रांच यूवन इन लोकल। तो लोकल में भी क्यों रखना है ना इसको, फिर से ईडीए तो खत्म हो गया, अब मॉडल ट्रेनिंग की बारी आ गई। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट करूंगा। तो गीट क्या करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना है मेरे। तो बताओ आप। पहले चेकआउट करेंगे फिर वेरी डिलीट करेंगे। गुड, वेरी गुड। पहले चेकआउट करेंगे, गीट चेकआउट मेन मेन, फिर git branch minus the ed -d ईडीए। -d मतलब डिलीट कर दो ईडीए को, डिलीटेड, राइट। गीट ब्रांच कुछ नहीं है, सिर्फ मेन ब्रांच है यहाँ पे और उसी के ऊपर हम है। बट यहाँ पे तो .py फाइल नहीं आई जो ओरिजिन में है अब, राइट। यहाँ मर्ज नहीं किया ये हमने। वाली अप टू डेट चाहिए हमें। तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताओ आप, कौन सी कमांड लिखूं मैं। मर्ज करनी चाहिए थी, अब डिलीट कर देना पहले। फिर से क्लोन नहीं करोगे आप, मर्ज करनी चाहिए थी पहले, डिलीट मर्ज करेंगे तो मर्ज मर्ज कैसे करेंगे, पुल करना पड़ेगा राइट आपको। हाँ, अब पुल करना पड़ेगा, अब वो मेन से फिर से। तो कोड क्या होगा, git pull and मतलब 2-3 कमांड अगर एक बार लिखनी है गिट में तो एंड यूज करते हैं हम, बस उसका या फिर अलग अलग यूज करो आप, कोई नहीं दिक्कत। git pull and git fetch, या फिर git fetch and git pull, ये कमांड है git fetch and git pull, यही कमांड है कि एक बार कंफर्म करते हैं हम। git checkout, git pull origin, अच्छा git pull या फिर git pull origin, बस इतनी सफिशिएंट है बोलता है वो, राइट। git pull फेच करो, git pull करो, जो करना है आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे test.py आ गई। अब ये आने के बाद अब फिर से आप अगला प्रोसीजर शुरू, फिर से वही साइकिल। अब मुझे मॉडल ट्रेनिंग करनी है तो मैं फिर से git branch मॉडल ट्रेनिंग, बस फिर से वही शुरू प्रोसीजर जो अभी हमने किया। फिर से नई ब्रांच, नया कोड पुश, नया फीचर पुश, चलता रहेगा ये। और यहाँ पे आप देखोगे तो वर्चुअल एनवायरनमेंट पुश नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टरी इमेज कैप्शनिंग के अंदर इमेज कैप्शनिंग है। ये कभी नहीं होगी पुश, ये सिर्फ बाहर रहेगी, हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट रहेगा सिर्फ यहाँ पे। अब नया बंदा आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। अब मैं मेन के ऊपर ही करता हूँ, मुझे वो बाहर नहीं करनी है।
ब्रांच क्रिएट करके नहीं करनी मुझे, ब्रांच वगैरह मैंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, बस ये फाइल में ये अनट्रैक्ड है फाइल। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मुझे जो भी चाहिए pip3 फ्रीज करने के बाद मैं यहाँ से यहाँ ये उठाऊंगा, ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स लगती है इस प्रोजेक्ट के लिए, और मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और ये इसको सेव करूँगा। अब ये डॉट कंट्रोल सेव करने के बाद, अब भूलना मत कंट्रोल सेव करना, ठीक है, हर एक फाइल तैयार होने के बाद। अब ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, अब मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर विवेक काम कर रहा है, राइट, तो मैं उसके लैपटॉप में भी ये पूरा प्रोजेक्ट रन हो जाए, इसके लिए मैं requirement.txt ऐड करता हूँ मैं, जहाँ पे डिपेंडेंसीज होती है। ये तो फोल्डर हमें नहीं देना है किसी को भी क्योंकि ब्लोटेड है, तो सिर्फ ये देना है हमें रिक्वायरमेंट। वो अपने आप क्या करेगा, उस स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, VNV खुद तैयार करेगा और VNV एक्टिवेट करने के बाद pip install requirement.txt करेगा उसके लैपटॉप में। तो अगर मान के चलो कि ये इसका लैपटॉप है, उसने क्या किया, क्लोन कर दिया ये पूरा क्लोन करने के बाद वो क्या करेगा, pip install -r requirements.txt करेगा, दैट्स इट। वो बोले सब पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे ऐसे करके एक एक करके, बट मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये फिर से इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। वो बोलता है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बट ये कमांड है, इस कमांड से क्या होगा, ये पूरा रिक्वायरमेंट चला जाएगा VNV में, उसके VNV में जो उसने क्रिएट किया है, राइट। और ये होने के बाद फिर वो जो भी आप फीचर डेवलप करना है आगे वाला वो करेगा डेवलप। अब अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज कैप्शनिंग, फिर यहाँ पे git स्टेटस करूँगा, तो git स्टेटस में ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, git add डॉट, मतलब सब कुछ ऐड करो, नहीं तो फिर फाइल बाय फाइल आपको लिखना पड़ेगा, git add डॉट की जगह पे requirement.txt लिखना पड़ेगा, तो ये ट्रैकिंग शुरू होती है। अब यहाँ पे देखो ये इंडेक्स एडेड, मतलब ये ऐड हो गई फाइल, ट्रैकिंग शुरू हो गई उसकी। अब git commit -m adding requirement.txt, फाइल ऐड हो गई, राइट। अब ये फाइल ऐड होने के बाद मुझे पुश करना है कोड, शायद ये हो गया पुश, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो requirement.txt आ गई। बस आपको अगर मेन ब्रांच के ऊपर ही खेलना है तो git push set upstream पुश करो ओरिजिन के ऊपर ही, सीधा मेन के ऊपर, बस इतना ही लिख दो, ऑटोमेटिकली ओरिजिन के ऊपर सेट ये करेगा। और ये करने के बाद यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही फाइल, फिर से git पुल और git फेच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ब्रांच के ऊपर ब्रांचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, सीधा मेन के ऊपर ही पुश कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेन ही है तो ब्रांच सेम ही है। अब नया बंदा क्या करेगा, इस रेपो को क्लोन करेगा। क्लोन करने के बाद पहली स्टेप उसकी requirement.txt में जो भी डिपेंडेंसीज है ये वाली, ये वो इंस्टॉल करेगा यूजिंग pip install -r requirement.txt फाइल, txt बोल के। ये करने के बाद जो अगला जो भी करना है उसको करता रहेगा। क्लियर है सब कुछ? GitHub? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे डॉकर सीखेंगे और इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैं इसी को आपको बताता हूँ कि कंटेनराइजेशन कैसे करते हैं। तो हम मिलेंगे कल, फिर कल आप निकाल सकते हो टाइम थोड़ा सा शाम को? Yes, sir. 10 बजे। यस सर। यस सर थोड़ा जल्दी नहीं हो पाएगा क्या? 9 बजे। जल्दी 9 बजे फिर? यस सर। क्योंकि 10 हाँ बजे सर, थोड़ा 9 लेट।
सुशांत? हाँ सर 9 बजे ठीक है सर। 9 बजे ठीक है, चलो फिर कल 9 बजे देख लेंगे डॉकर कैसे, डॉकर कंटेनराइजेशन वो सब कुछ क्या होता है। 1 घंटा सफिशिएंट है, काफी डिटेल में भी हम गए तो भी, वैसे तो आधा घंटा में, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, बट आप प्रोएक्टिवली थोड़ा सा क्वेश्चन पूछो ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ अच्छा यहाँ दिक्कत है और ये थोड़ा सा डिटेल में या फिर और 1-2 अलग अलग वे से आपको समझाना है। आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक मैं नहीं बताऊंगा, या फिर मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ यही ठीक अप्रोच है, एक ही अप्रोच से आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी नहीं होता है, एक अप्रोच से नहीं समझ में आता, 2-3 बार अलग अलग अप्रोच से बताना पड़ता है, तब जाके फिर वो क्लियर हो जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे। हाँ ये पूछिए। सर का रिकॉर्डिंग भेज देगा तो ट्राई करेंगे, उसके पहले थोड़ा सा खुद भी करके रखना एक बार। ठीक है चलेगा। मैं कल का तो आपके पास है राइट रिकॉर्डिंग, मतलब कल का मतलब पिछले सेशन। हाँ पिछले वीक का तो है सर, वो तो क्या। ठीक है फिर मैं आज का भेज दूंगा। हाँ सर तुरंत। चलिए फिर मिलते हैं कल शाम को 9 बजे। यस सर। हाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो उतना ज्यादा टेंशन है नहीं राइट, वो कुछ कंसेप्ट वगैरह है तो नहीं है यहाँ पे, तो आराम से हो जाएगा कवर। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।